हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लेट्स कॉग्नाइज नाउ। आज हम डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन ड्रामा रिलीजियस बिगनिंग। 1.3 पार्ट है, 1.4 करेंगे, 1.5 जितना भी हो सका उतना डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आई होप आप सभी को इजीली समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 1.3 वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रामेटिक ट्रेडिशन इन लिटरेचर, द एलिजाबेथन ड्रामा इमर्ज्ड इन द मिडल ऑफ द 16th century in England in response to the growing needs of popular entertainment, national and cultural aspirations। यहाँ उन्होंने क्या बोला है कि एक फाइनेस्ट ड्रामेटिक ट्रेडिशन था लिटरेचर में, मतलब फाइनेस्ट ड्रामा था। वो ड्रामा किसका था? एलिजाबेथन ड्रामा था, जो किस एज में आया था? 16th सेंचुरी की मिडल एज में, मतलब इंग्लैंड में हुआ था। क्योंकि लोगों की जो ज़रूरतें थी वो बढ़ रही थी। कौन सी ज़रूरतें? जैसे पॉपुलर एंटरटेनमेंट की, नेशनल और कल्चरल एस्पायरेशंस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या हुआ था? एलिजाबेथन ड्रामा किया गया था इंग्लैंड में 16th सेंचुरी के मिडल में। टू बिगिन विद द स्टार्टिंग में क्या हुआ था? एलिजाबेथ हैड टू रेकन विद द थिएटर एज अ व्हीकल फॉर रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शंस। एलिजाबेथन ने रेकन किया, मीन्स टू से एलिजाबेथन ने विचार किया कि थिएटर को एज अ व्हीकल, मतलब थिएटर को यूज़ किया जाए रिलीजियस और मोरल इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ क्लासिकल ड्रामा इन यूरोप, क्या हुआ था? क्लासिकल ड्रामा जो था यूरोप में डिक्लाइन होने के बाद जो मिडल एज थी, द मिडल एजेस विटनेस द यूज ऑफ अ थिएटर इन द चर्च फॉर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। क्या हुआ था? जब यूरोप में क्लासिकल ड्रामा डिक्लाइन हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था? मिडल एज में क्या किया गया? थिएटर का यूज किया गया चर्च में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। दिस हैज इन फैक्ट लेड टू द रीबर्थ ऑफ वेस्टर्न ड्रामा आफ्टर द मिडल एज। तो क्या हुआ था मिडल एज में? मिडल एज के बाद क्या हुआ था? वेस्टर्न ड्रामा का एक बार रीबर्थ हुआ था। द एंटीफोनल सिंगिंग द इसेंशियल पार्ट ऑफ अ रोमन कैथोलिक प्रेयर इन द चर्च। क्या था? जो एंटीफोनल सिंगिंग की जाती थी, मतलब वो क्या था? रोमन कैथोलिक प्रेयर का, चर्च में जो रोमन कैथोलिक प्रेयर होती थी उसका एक जरूरी पार्ट बन गया था। डिस्प्ले ड्रामेटिक पॉसिबिलिटीज दैट कुड बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शन पर्पस। क्या किया जाता था? मतलब ड्रामा को डिस्प्ले किया जाता था, मतलब इंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, मतलब इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। फर्दर इलस्ट्रेशन ऑफ द स्टोरीज ऑफ द ओल्ड एंड न्यू टेस्टमेंट। और क्या किया जाता था चर्च के थिएटर में? मतलब न्यू और ओल्ड स्टोरीज की एग्जांपल्स दी जाती थी, इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी। कहने का मतलब पर्टिकुलरली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, लाइक कब दी जाती थी ये इंस्ट्रक्शन? मोस्टली जैसे किसी फेस्टिवल पर, जैसे क्रिसमस के, ईस्टर के। थ्रू ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, किस तरह से उनको प्रेजेंट किया जाता था? ड्रामा के थ्रू। बिकेम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द रोमन कैथोलिक लिटर्जी। क्या था? ये क्या था? एक जरूरी अंग की तरह, मतलब पार्ट बन गया था रोमन कैथोलिक लिटर्जी का। और लिटर्जी का मीनिंग क्या होता है? जो मतलब मरने के बाद जो भी रिचुअल्स किए जाते हैं, जैसे जो प्रेयर की जाती है, उसको बोलते हैं लिटर्जी। आई होप आपको ये एलिजाबेथन ड्रामा की मतलब रिलीजियस बिगनिंग कैसे हुई उसके बारे में पता चला होगा। तो नाउ हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट, मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस। Miracle and Mystery Plays. What began as religious performance by the clergy extended itself to include lay performers. जो क्लर्जी द्वारा रिलीजियस परफॉर्मेंस दी जाती थी, वो क्लर्जी क्या कर रहे थे? खुद को मतलब परफॉर्मेंस, एक कलाकार बना रहे थे। मतलब परफॉर्मेंस के नाम पर वो एक्सटेंड होते जा रहे थे, मतलब परफॉर्मेंस बन चुके थे। एज द परफॉर्मेंस ग्रेजुअली बिकेम बॉन्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल, द क्लर्जी केम टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन सच जॉयस सेलिब्रेशन। तो क्या हुआ था? मतलब जो भी वो परफॉर्म कर रहे थे, मतलब जब जब वो आगे बढ़ने लगे, कहने का मतलब लोगों को उनसे प्रसन्नता मिलने लगी, मतलब खुशी मिलने लगी, तो क्या हुआ था? इन क्लर्जी को एक्सक्लूड कर दिया था। मतलब जो भी सेलिब्रेशन होएगी खुशी वाले मौके पर, उनको क्या था? पार्टिसिपेट करने से बाहर निकाल दिया गया था, क्लर्जी को बाहर निकाल दिया गया था। द एक्सक्लूजन ऑफ क्लर्जी entailed the relaxation of church control over such performance, leading to the secular growth of what is essentially a Christian drama। क्या हुआ था? जब क्लर्जी को निकाल दिया गया था, कहने का मतलब उसके बाद ना चर्च पर कोई कंट्रोल नहीं रहा था। चर्च पर जो भी परफॉर्म किया जाता था चर्च में, तो उन चीज़ों पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। इससे क्या हुआ था? ग्रोथ हुई सेकुलर की, मीन्स टू से धर्म निरपेक्ष की ग्रोथ हुई। क्या था क्रिश्चियन ड्रामा में? अब क्या था? कौन सा टॉपिक चल रहा था? सेकुलर ग्रोथ का, मतलब धर्म निरपेक्ष बढ़ रहा था दिन ब दिन। This religious tradition of theatre became popular in England by the 14th century as mysterious and miracle plays, the former dealing with Bible stories and the latter with the lives of the Christian saint। तो क्या हुआ था?
ये जो रिलीजियस ट्रेडिशन था, मतलब रिलीजियस परफॉर्मेंस दी जाती थी थिएटर में, वो क्या था, 14th सेंचुरी में इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। किस नाम पर? मिस्ट्रीज एंड मिरेकल प्लेस के नाम पर। और पहले तो वो किन किन चीज़ों को डिस्प्ले करते थे? बाइबल की स्टोरीज को। और बाद में वो संतों पर, मतलब डिस्प्ले करने लगे, संतों पर परफॉर्मेंस करने लगे, जो क्रिश्चियन संत होते थे। In course of time, cycles of plays evolving, presenting various stories but with a singular theme। क्या था? टाइम के साथ साथ उन्होंने क्या किया, जो वो प्ले शो करते थे, मतलब अलग अलग कहानियां डिस्प्ले करते थे एक सिंगल थीम में, मतलब एक सिंगल नाटक में वो अलग अलग कहानियों को परफॉर्म करते थे। थो composed by the clergy with a certain secular disposition in iambic version, the theatrical organization went into the hands of social and trade guilds associated with town like योर्क, चेस्टर, कवेंट्री, वेकफील्ड एंड लिंकन। क्या था? क्लर्जी द्वारा जो भी कंपोज किया गया था, कहने का मतलब जो सेकुलर डिस्पोजिशन हो रही थी, मतलब सेकुलर को, धर्मनिरपेक्ष को तोड़ने के लिए, डिस्पोजिशन करने के लिए, क्या था, जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी वो किसके हाथों में चली गई थी? जैसे कंट्रीज थी, जो मतलब टाउन्स थे, योर्क, चेस्टर, कोवेंट्री, वेकफील्ड और लिंकन, उनके जो सोशल वर्कर और ट्रेडर्स थे उनके हाथों में चली गई थी ऑर्गेनाइजेशन। These cycles, largely bereft of any lasting literary value, facilitated the replacement of Latin by the vernacular as the medium of religion। और ये जो साइकिल चल रहा था, कहने का मतलब जो कोई भी लिटरेरी वैल्यू होती थी, मतलब उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी, इसको क्या था, किसके साथ रिप्लेसमेंट किया गया, मतलब लैटिन को रिप्लेस किया गया, किसके साथ? वर्नैकुलर के साथ। किसके नाम पर? रिलीजियस के नाम पर उनको रिप्लेस किया गया। द शिफ्ट ऑफ द थ्रेटिकल एक्टिविटी ऑफ कैथेड्रल्स टू ओपन पब्लिक प्लेसेस। क्या बोला गया था, मतलब ये जो परफॉर्मेंस दी जाती है वो पब्लिक प्लेसेस पर दी जाए, कहने का मतलब थिएटर्स में। ये उनका क्या था? एक थ्रेटिकल एक्सपीरियंस था, मतलब परफॉर्मेंस का, परफॉर्मर्स को परफॉर्म करने के लिए कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी स्टोरीज, कोई भी प्ले, कुछ भी। और इसमें क्या था, काफ़ी ज़्यादा चेंज आया था रिलीजियस सोलेमनिटी का। और मतलब ये जो टेस्ट था परफॉर्मेंस का, ये दिन ब दिन क्या था, बढ़ता जा रहा था। अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फॉर द लेटर एलिजाबेथन ड्रामा। जो बाद में, मतलब सबसे सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट हुई थी एलिजाबेथन ड्रामा की, वो क्या थी? मिक्सिंग थी। किस किस का मिश्रण था? मिक्सिंग मीन्स टू से मिश्रण था। किस किस चीज़ों का मिश्रण था? एक तो सोलम रिलीजियस का और कॉमिक फ्राइवोलिटीज का। मतलब दिन ब दिन क्या था, इन दोनों का मिक्सिंग अप चल रहा था, मिश्रण चल रहा था, सोलम रिलीजियस का और कॉमिक फ्राइवोलिटीज का। तो ये था हमारा मिरेकल एंड मिस्टीरियस प्लेस। बस इतना याद रखना है आपने मेन, कि ये जो मिरेकल एंड मिस्टीरियस प्लेस था, ये क्या था, 14th सेंचुरी में इंग्लैंड में थिएटर्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और ये जो ड्रामा पॉपुलर हुआ था, उसका नाम, मतलब किस नाम से पॉपुलर हुआ था? मिरेकल एंड मिस्टीरियस प्लेस। सो आई होप आपको ये सब यहाँ तक समझ आ गया, दोनों पार्ट्स, रिलीजियस बिगनिंग कैसे हुई और मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस कैसे स्टार्ट हुए। और नाउ हम डिस्कस करेंगे मोरालिटी प्लेस। आई होप आप सभी को एलिजाबेथन ड्रामा, रिलीजियस बिगनिंग एंड मिरेकल एंड मिस्टीरियस प्लेस अच्छे से समझ आ गया। सो नाउ हम डिस्कस करते हैं मोरालिटी प्लेस। अगर कोई भी डाउट हो लास्ट टॉपिक्स में तो आप क्वेरी कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। सो हम करते हैं स्टार्ट। The later advance of English religious drama was in the form of morality play, which was in turn followed by interludes, the non-allegorical religious plays about earthly characters with a predominant satirical tone। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि लेटर में क्या, बाद में क्या हुआ था कि जो इंग्लिश रिलीजियस ड्रामा, मतलब इंग्लिश रिलीजियस ड्रामा एडवांस थे उस टाइम में, और किस फॉर्म में थे? जैसे मोरालिटी प्ले में, मतलब एज अ फॉर्म ऑफ मोरालिटी। क्या था? इंटरल्यूड्स के बाद, कहने का मतलब एक अंतराल के बाद क्या हुआ था, नॉन एलिगोरिकल रिलीजियस प्लेस स्टार्ट किए उन्होंने, जिसमें क्या था, एक करेक्टर ऐसा होता था, मतलब प्रीडोमिनेंट स्टेरिकल टोन का। कहने का मतलब एक व्यंग, मतलब एक व्यंगात्मक करेक्टर लिया जाता था, जिसके बेस पर सारा प्ले होता था। द मोरालिटी ट्रेडिशन इज सिग्निफिकेंट फॉर द एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टराइजेशन ऑफ सेवरल क्वालिटीज बोथ गुड एंड विशियस। मोरालिटी ट्रेडिशन की सबसे महत्वपूर्ण बात, मतलब सबसे मेन करेक्टराइजेशन क्या है, कि उसमें दोनों क्वालिटीज पाई जाती थी, गुड भी और बैड भी, गुड और विशियस दोनों। द ड्रामेटिक स्टोरी इज एन एलिगोरी ऑफ द इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेज ऑफ गुड एंड इविल। क्या है, जो भी प्ले किया जाता था उसमें दोनों टाइप के, गुड और इविल, दोनों टाइप के करेक्टर्स होते थे। कहने का मतलब मोरालिटी में हमें यही दिखाया गया है कि अच्छाई और बुराई के बारे में, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बताया है
द ड्रामेटिक कन्फ्लिक्ट इजेंशली बिटवीन गुड एंड इविल। क्या होता था, जो ड्रामेटिक झगड़े होते थे ड्रामा में, वो क्या होता था, गुड और इविल के बीच में ही होता था, जिससे क्या है, जिसमें क्या है, गुड्स की इविल पर जीत दिखाई गई थी, विक्ट्री ऑफ द गुड ओवर इविल। द फॉर्मर कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ रिलीजन एंड द लेटर स्मार्टिक अंडर अ कॉमिंग। जो गुड की इविल पर जीत दिखाई गई है, मतलब वो क्या है, एक रिलीजन के बेस पर, एक धर्म के बेस पर, कहने का मतलब ये सब कुछ प्ले किया जाता था, मतलब एक ड्रामा बनाया जाता था और उसको प्ले किया जाता था। और बाद में तो कई बार ऐसे होता था कि मतलब कॉमिक जैसा हो जाता था, मतलब हंसने टाइप वाला ड्रामा। द मोरालिटी प्लेज हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंग्लैंड बिगिनिंग द 15th सेंचुरी एंड लास्टिंग द होल ऑफ द 16th सेंचुरी। जो मोरालिटी प्लेज है उनकी क्या है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है इंग्लैंड में, जो कब स्टार्ट हुई थी, 15th सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी और लास्टिंग द होल ऑफ द 16th सेंचुरी, और कब तक चली थी, 16th सेंचुरी तक। द प्लेज हैड टू रेकन विद द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश नेशनलिज्म, इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर। ये जो प्ले किए जाते थे, इनको किनके साथ जोड़ा गया था, जैसे जैसे इंग्लिश नेशनलिज्म की ग्रोथ हो रही थी तो उन प्लेस को उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर के साथ भी जोड़ा गया। मोर इम्पॉर्टेंटली दे हैड टू कम टू टर्म्स विद द टाइड्स ऑफ क्लासिकल रिवाइवल एंड द न्यू ह्यूमनिस्ट लर्निंग फ्रॉम इटली। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि उनको समझौता करना पड़ा था क्लासिकल रिवाइवल एंड द न्यू ह्यूमनिस्ट, जो इटली से आए थे ना ह्यूमनिस्ट लर्निंग के लिए, उनको उनके साथ समझौता करना पड़ा था। और क्या है, जो मोरालिटी प्लेज ट्यूडर पीरियड के अर्ली में थे, स्टार्टिंग में जो मोरालिटी प्लेस थे उनके नाम दिए गए हैं, जैसे द कैसल ऑफ प्रिजर्वेंस 1425 में था, द पीरियड ऑफ लाइफ 1425 में, प्राइड ऑफ लाइफ सॉरी, एवरीमैन, ये सारे नाम दिए गए हैं जो ट्यूडर पीरियड के स्टार्टिंग में जो प्ले किए गए थे, मोरालिटी प्लेस किए गए थे। इनमें क्या है, सर्वे किया गया था ह्यूमन लाइफ की, बर्थ से लेके डेथ तक उसे जो भी सुख दुख सहन करने पड़ते हैं, और क्या था, कार्डिनल virtues एंड द 7 डेडली सिंस, मतलब ह्यूमन के बर्थ से लेके मृत्यु तक जो भी उसने पाप किए, उसे दुख भोगना पड़ा, कैसे सुख मिला, ये सब कुछ उसमें दिखाया गया था अर्ली ड्रामेटिक मोरालिटी प्लेज में। सोशल रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ वॉज बीनेथ द कंसर्न ऑफ अर्ली मोरालिटी प्ले। ये जो सोशल रियलिटी है, एक बंदे की जिंदगी की सोशल रियलिटी थी, वो भी क्या थी, अर्ली मोरालिटी प्लेज में ही दिखाई गई थी। प्लेज ऑफ द लेट पीरियड लाइक इम्पेशेंट पॉवर्टी, जो लेट पीरियड में प्लेज हुए थे उनके नाम दिए गए हैं। अब पहले अर्ली पीरियड वाले थे, अब लेट पीरियड वाले के नाम दिए गए हैं, जैसे इम्पेशेंट पॉवर्टी, लुइस वैगर मैरी मैगडेलेन, Nathaniel Woodis, The Conflict of Conscience, John Rastle, The Nature of the Four Elements, largely dispense with the allegorical form, assume a Protestant stance and deal with the issues of the upbringing of the youth and the evil of social corruption. ये जो सारे नाम है ना, ये सारे लेटर पीरियड वाले थे, मतलब मोरालिटी प्लेस। तो इसमें क्या है, इनको किनके साथ डील करना पड़ा था, इनको डिस्पेंस कर दिया था एलिगोरिकल फॉर्म से, और इनको किसके साथ मतलब डील करना पड़ा, यूथ के साथ, अपब्रिंगिंग यूथ, जो नई यूथ हो रही थी, और क्या था, जो मतलब बुराइयां हो रही थी और सोशल करप्शन चल रही थी सोसाइटी में। सिग्निफिकेंटली दिस मोरालिटी प्लेस बिट्रे एन अवेयरनेस ऑफ द न्यू एज ऑफ रिनॉइसेंस। कई बार तो क्या लगता था उनको कि ये जो मोरालिटी प्लेस है, मतलब ये जो अवेयर कर रहे हैं हमें रिनाइसेंस की न्यू एज से, कई बार तो ऐसा लगता था कि वे धोखा देंगे। इट्स एफ्लुएंस एंड लर्निंग थ्रो द अवेयरनेस ऑफ पर्टिकुलराइज द क्रिश्चियन फॉर्मुलेशन ऑफ द इसेंशियल फॉलिबिलिटी ऑफ मैन। इसमें लर्निंग भी थी और अवेयरनेस किया गया था क्रिश्चियन की फॉर्मुलेशन को, जब क्रिश्चियन को बनाया गया। और क्या है, मतलब एक बंदे के लिए जो भी मेन होता था, जो भी ज़रूरी इसेंशियल होता था, तो उसके बारे में सब कुछ मतलब लेटर पीरियड वाले मोरालिटी प्लेज में दिखाया जाता था। द प्लेज आर सब्सटेंशियली ड्रामेटिक अनलाइक द अर्ली मोरालिटी प्लेज एंड डिस्प्ले फोर्सफुली द टेनोर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो प्लेस थे वो क्या थे, सब्सटेंशियली ड्रामेटिक थे, अनलाइक मतलब ये मोरालिटी प्लेस की तरह नहीं थे, ना ही इनको मोरालिटी प्लेस की तरह डिस्प्ले किया गया था जो लेटर प्लेस हुए थे। मतलब ये क्या थे, एक तरह के इंग्लिश लैंग्वेज के, द टेनर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आई होप आपको ये मोरालिटी प्लेस के बारे में पता होगा कि स्टार्टिंग में तो मोरालिटी पता चल गया होगा कि स्टार्टिंग में तो मोरालिटी प्लेस मतलब प्ले किए गए थे, और अच्छाई की बुराई पर जीत, ऐसा कुछ सब कुछ था जो भी आपने पढ़ाया अब। और बाद में जो बाद वाले थे उसमें मतलब बुराइयों, सोशल करप्शन, जो कुछ भी सोसाइटी में हो रहा था, हमारे समाज में हो रहा था, ये सब कुछ इसमें दिखाया है। आई होप आप सभी को ये पैराग्राफ अच्छे से समझ आ गया मोरालिटी प्लेस
सो गाइस, अगर इन तीनों टॉपिक्स में कोई भी मतलब आपको प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, क्वेरी कर सकते हो। तो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी फिर और भी। तो वैसे तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है, ये इजीली समझ आ जाते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये रीड करना और समझना। बाय बाय गाइस।